पिछले 2 ढाई सालों से बेड नहीं मिले। हज़ारों मरीज़ की जानें चली गई जिसको जानें बचाई जा सकती थी। इस सब मामले के लिए जब मामला बार-बार उठा तो पूर्व के जो डायरेक्टर महोदय थे उन्होंने एक कमिटी बनाई अगस्त 2023 में। उन्होंने रिपोर्ट दिया अक्टूबर 2023 में और रिपोर्ट ने कहा था कि अब कार्डियोलॉजी विभाग 2 जगह नहीं चल के 1 जगह चलेगा और पूरा का पूरा नया भवन का चौथा तल्ला और आधा 5वाँ तल्ला हृदय विभाग को आवंटित किया गया। 5 महीने बीत गए, फिर इन्होंने इसको लागू नहीं किया। बीच में मैंने कई पत्र लिखे, फिर मार्च में मैंने पहली बार इसके लिए आमरण अनशन की बात कही, तो समझिए कि हर तीसरा व्यक्ति जो है आज हृदय की बीमारियों से जान गँवा रहे हैं। हृदय की बीमारियाँ नंबर 1 किलर है और कोविड वैक्सीनेशन के बाद तो लोगों की चलते-फिरते मौतें हो रही है। इसमें ऐसे किसी पद का कोई भी सृजन करने का कोई भी अधिकार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या किसी के भी पास नहीं है। यानी कि ये टोटल जो है गैर संवैधानिक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ हरियाली जो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पहचान थी। ये हेरिटेज पेड़ों को काट-काट के इसको बेच रहे हैं जो कि सालों पुराने 100 साल से ज़्यादा पुराने थे और इससे धन कमा रहे हैं। ज्यादातर ये बीएचयू जो है, ये पूरे पूर्वांचल का हार्ट है। ये कई स्टेट को कवर करता है और कई जिले को कवर करता है। खासकर बिहार के लोग तो यहाँ फौरन पहले यहीं आते हैं और उनको विश्वास होता है कि बीएचयू में अगर हम एडमिट हो गए तो मेरा इलाज हो जाएगा, हम अब बच जाएंगे। आंकड़े देखिए डब्ल्यूएचओ का तो इस देश में 5 करोड़ आबादी हर साल गरीब होते हैं और गरीबी की वजह है इलाज। ये जो आंदोलन मैं कर रहा हूँ, ये किसी भी जाति, धर्म और पार्टी के लिए नहीं है। ये पूरी मानवता के लिए है, हर भारतीयों के लिए है और हर भारतीयों के जीवन में उन्नति लाने के लिए। तो किसी भी पक्ष और विपक्ष का नहीं है। आज मेरे आमरण अनशन का 16वाँ दिन है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो बड़े-बड़े वादे थे। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सबका साथ, सबका विकास। स्मार्ट सिटी बना या नहीं बना, लग रहा है कि बटेर बोलकर कौवा खिला दिया। स्वास्थ्य की भी चर्चा हुई थी, रोजगार की भी चर्चा हुई थी। क्या हालत है सबके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है। मीडिया के जो हालात हैं वो भी आप सब जानते हैं। बनारस से 2 बार से सांसद हैं और वहीं से प्राइम मिनिस्टर। और वहां पर जीर्णोद्धार मंदिरों का हुआ है, कुछ पुराने भवन तो तोड़े भी गए हैं और मंदिर ठीक ठाक किया गया है, लेकिन अस्पताल की क्या हालत है ये जानना जरूरी है। लोगों को यदि मंदिर चाहिए, जिनको चाहिए उनको मंदिर चाहिए, लेकिन अस्पताल तो सभी को चाहिए, जिनको मंदिर भी जाना है, जिनको मंदिर नहीं भी जाना है। पिछले 11 मई से 11 बजे से डॉक्टर ओम शंकर, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं बीएचयू के, आमरण अनशन पर बैठे और डिमांड क्या है कि जहाँ पे मरीज ज्यादा है वहां पर बेड कम और जहाँ पे मरीज कम है वहां पे बेड ज्यादा। बनारस और उसके आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब बनारस गए थे तो उन्होंने कहा था कि बनारस को क्योटो बना देंगे, जापान का क्योटो शहर बना देंगे। लेकिन बनारस शहर का क्या हाल है और खास तौर से स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, इस पे चर्चा करूंगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। 1 जून को बनारस में चुनाव है, वहां पे प्रधानमंत्री की भी चुनावी सभा होगी और विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी की भी चुनावी सभा होगी। क्या इस बीच जिस वजह से डॉक्टर ओम शंकर लगातार 11 मई से धरना पर बैठे हैं वो विमर्श आएगा, सामने आएगा। अपने लिए नहीं धरना पर बैठे हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले इसके लिए धरनारत है। सीधे चलते हैं ओम शंकर साहब के पास, क्या इश्यूज हैं, क्या क्या हालात हैं। शायद हमने सुना है कि सस्पेंड भी कर दिए गए, क्या स्थिति है, सीधे ओम शंकर साहब से समझते हैं। स्वागत है सर। नमस्ते। जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और हमारी बात सुनने के लिए क्योंकि आजकल तो लोग बात ही नहीं सुनते। सबसे पहली तो ये परेशानी है बहुत ज़्यादा कि जो आप कहते हैं वो लोग बात ही नहीं सुनते। सबसे बड़ी बात जी ये जी है जी और दूसरी बात ये है कि आज मेरे आमरण अनशन का 16वाँ दिन है जी और इस बीच में प्रधानमंत्री जी 2 बार अपने 2 बार नहीं 3 बार मतलब आज भी काशी में ही हैं वो। ये तीसरा बार है और हर बार जब वो आए तो
हम हमेशा ही मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं और मैं एक आपका वोटर हूँ और आप जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ना सिर्फ बनारस के वोटर बल्कि पूरे देश के वोटरों पर इसका क्या प्रभाव या कुप्रभाव या दुष्प्रभाव होगा, उसके बारे में आप मेरी भी बात सुने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप आए, जो जिनके ऊपर आरोप है कि वो अनियमितताएँ कर रहे हैं, उसके साथ बैठकर आपने 1 घंटे बिताए और उन्होंने जो कहा, उसको आपने सच मान लिया और आप उनको ही सच मानकर आप यहाँ से चले गए और मुझसे आप नहीं मिले। अपराधी चाहे कोई भी हो, वो कभी ये थोड़ी कहेगा कि मैंने अपराध किया है और मैं जो हूँ दोषी हूँ और आप मुझ मेरे ऊपर कार्रवाई करें। ना तो वो खुद को दोषी बताएँगे, ना अपने शागिर्दों को वो दोषी बताएँगे। ये पूरा मामला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो आज चल रहा है, वो 3 जो मुख्य बिंदु है जिस पर मैं आपका और आम जो नागरिक है जो आज आप हम लोगों की बातें सुन रहे हैं उसके बारे में है। और उसमें सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर डालना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन मैं कर रहा हूँ, ये किसी भी जाति, धर्म और पार्टी के लिए नहीं है। ये पूरी मानवता के लिए है, हर भारतीयों के लिए है और हर भारतीयों के जीवन में उन्नति लाने के लिए। तो किसी भी पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये सबसे पहले सुनना पड़ेगा। जी। और दूसरी जो बात है, ये संविधान की रक्षा के लिए है। ये जो आंदोलन मैं कर रहा हूँ, इस देश में संविधान की रक्षा के लिए है। तीसरी बात ये है कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। और संविधान और लोकतंत्र जब इस देश के पूरे आप देखेंगे आज़ादी के आज 76 साल बाद भी इस देश में अगर आप देखेंगे कि इस देश को कानूनन जो हक मिला हुआ, स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जी। वही लागू नहीं है। आज खास करके 90 के दशक के बाद का एक विकास मॉडल जो है हमारे सामने है। जी। जो कि भ्रष्टाचारी पूंजीवाद या जिसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उस पर आधारित है। और भ्रष्टाचारी पूंजीवाद क्या करता है, पूंजीपति नेता बनाते हैं और नेता पूंजीपति बनाते हैं और सरकार जो है सरकार और पूंजीपति के बीच में ये पूरा विकास घूमते रहता है। जैसे आप इसको मान सकते हैं कि एक कोई जलेबी जैसी घूमने वाली चीज़ आपके आसमान में है, जैसे कि आप हमारे आसमान में बादल होते हैं, वैसे ही विकास है, बादल की तरह ऊपर में उड़ रहा है और कहा जाता है कि उससे उस मेघ से पानी बरसेगा, लेकिन ये ऐसा मेघ है जो कभी बरसता नहीं है, वो ऊपर में ही पानी सारे समेट लेता है और जो नीचे पानी है, ज़मीन के ऊपर, वो भी धूप से सारा पानी ऊपर की तरफ जैसे बह जाता है, वैसे ही इस देश के सारे नागरिकों के पॉकेट से सारा पैसा उस ऊपर वाले विकास में जाता जा रहा है, लोगों की सेविंग कम होती जा रही है और इस ये हालात हो गए हैं इस देश के पिछले 10 सालों में खासकर कि 80 करोड़ आबादी को जिंदा रहने के लिए हर महीने 5 किलो अनाज की आवश्यकता है। ये विकास का एक मॉडल है जो ट्रिलियन इकोनॉमी की कभी आपके दुनिया के इकोनॉमिक स्टेटस में आप कितने नंबर पे खड़े होते हैं? आप 5वें नंबर पे आ गए हैं, लेकिन उसके साथ में पैरेलल में एक विकास चल रहा है कि 80 करोड़ आबादी इस देश की जो है, वो गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी, बेरोज़गारी से तड़प रही है। ये एक विकास का मॉडल है, ये कोई नया मॉडल नहीं है। अगर आप पीछे का मॉडल देखेंगे जो कि हज़ारों सालों से इस देश में लागू है, वो भी जाति व्यवस्था आधारित वो मॉडल है जिसमें कि इसी तरह का है, वर्ण व्यवस्था में कुछ आदमी ऊपर पे हैं और बाकी लोग जो हैं उसके गुलाम हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था को आज़ादी के बाद मिले संवैधानिक अधिकार जो है उसको खत्म करने के लिए जो नया मॉडल लाया है, ये वर्ण व्यवस्था 2 है जिसमें कि आप देखते हैं कि क्रोनी कैपिटलिस्टिक ओम पॉलिसी है शंकर जी, जिसमें जी, ओम शंकर जी, जी। इमीडिएट जो आपका कॉज है, जो स्वास्थ्य को लेकर है, जी, पूरे देश जो के इसी के बाद मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये एक जी, विकास का तो मॉडल है जो इस देश में है
और जिससे जो कि गरीबी, भुखमरी, लाचारी बीमारी पैदा कर रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वहाँ से हमारा आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दूसरा जी। मॉडल क्यों ज़रूरी है। और दूसरा जो मॉडल है, जो हम लोग जिस पर अभी लगातार 1.5 दशकों से काम कर रहे हैं, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई। जिसके तहत हम ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रजातियाँ हैं, सबसे अनमोल प्रजाति मनुष्य है। और किसी भी समाज में अगर सारे मनुष्य अगर समाज के एक साथ विकसित ना हो और उसमें कुछ लोग विकसित हो, तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा कि ऐसे ही कुछ लोगों के पास सारा धन होगा और ज़्यादातर लोग गरीब होंगे। इस गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी को दूर करने के लिए जो मॉडल हमारा प्रपोज़ल है, वो राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन है। और राइट टू हेल्थ और एजुकेशन का क्या मॉडल हम प्रपोज़ कर रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, अगर आप देखें, आंकड़े देखें डब्ल्यूएचओ का, तो इस देश में 5 करोड़ आबादी हर साल गरीब होते हैं और गरीबी की वजह है इलाज। यानी कि किसी न किसी बीमारी के इलाज में आप निजी संस्थानों में जाते हैं और अपने शोषण का शिकार होकर 5 करोड़ लोग इस देश में फिर से गरीब हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे 90-95% इस देश की आबादी को, वो अपने पूरे जीवन काल में उनकी पूरी कमाई अगर आप देखेंगे तो वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है सेविंग। और ये कमाने के लिए उसकी आयु 50 से 60 साल की हो जाती है। जब ये 50 से 60 साल के आयु वर्ग में जाते हैं, उसी समय के साथ 3 समस्याएँ एक साथ खड़ी होती है, वो है बेटियाँ बड़ी हो जाती है, वो पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, उनकी शादी करनी है। बेटे बड़े हो जाते हैं, पढ़े हो, ना पढ़े हो, उनको कहीं न कहीं सेट करना है और उसी तरह उसी उम्र में आपको बीमारियाँ आपको चुनौती पेश करती है। और उन बीमारियों के होते ही आपके पास 2 विकल्प होते हैं अस्पताल के, या तो आप सरकारी अस्पताल में जाएँगे या फिर निजी अस्पतालों में जाएँगे। जब आप सरकारी अस्पताल आपको सिर्फ़ 15% लोगों को अपनी सेवा दे पाता है, 85% लोग जो है वो निजी संस्थानों में चले जाते हैं। और निजी संस्थानों में अगर 5 दिन के लिए अगर आप भर्ती हो गए, तो आपके पूरे जीवन भर की कमाई शून्य या नकारात्मक हो जाती है, आपकी ज़मीन-जायदाद दे बिक जाते हैं। निजी और निजी संस्थानों में आप चले जाते तो आप भी करोड़ों कमा लिए रहते। हम यही था, वहाँ निजी संस्थानों में चले जाते तो ये विकल्प तो हमारा पहले ही था। और उल्टे मैं निजी संस्थानों को छोड़कर सरकारी संस्थान बीएचयू जैसे सरकारी संस्थान में आया, जहाँ की मेरे जीवन का जो मूल उद्देश्य है कि इस देश से संपूर्ण रूप से गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी खत्म कर जाति और भेद की जो ऊँच-नीच का वो बैरियर है जो बना हुआ है, उसके मॉडल भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सामाजिक न्याय का नया मॉडल मैं पेश कर रहा हूँ। और इसी पे आगे की बहस की जानी चाहिए। ये क्यों सबसे अति महत्वपूर्ण है? कैसे ये जातियों को ध्वस्त करता है? कैसे जातीय सर्वश्रेष्ठता को खत्म करेगा? मैं वो सब आपको बता रहा हूँ। ये सामाजिक न्याय की नई जो मेरी अवधारणा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब 5 करोड़ आदमी जो अस्पताल में जा रहा है और गरीब हो रहा है, हम इसको जैसे साँप सीढ़ी के खेल में होता है 99 पे पहुँच गए, वहाँ काटा फिर 0। ये आज का विकास जो मॉडल है वो फिसला-फिसली विकास है। जो अभी प्रिवेलिंग है और हर साल 5 करोड़ को गरीब कर रहा है। ऊपर में कुछ आदमी ऊपर में अमीरी की खाई में जो है वो गोते मार रहे हैं और नीचे अपना घूम रहे हैं और नीचे में जो ये पॉवर्टी ट्रैप में लोग फँसे हैं। विकास से आगे जाते हैं, फिर काटता साँप, फिर 0, फिर आगे, फिर पीछे। मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर इस आगे-पीछे के दौर को हम खत्म कर दें और यहाँ पर हम अ, ऐसी व्यवस्था करें कि हमारा जो बजट है, चाहे केंद्र का हो या राज्य का, चाहे कोई भी पेशेंट हो, जो बीमार होता है इस देश का नागरिक अस्पताल जाता है, उसका अस्पताल घुसते ही जो सेवाएँ हैं, उस सारी सेवाओं की ज़िम्मेदारी सरकार की। सरकार मतलब आपके चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनके। और उनको धन किसका? आपका। कोई सरकारी आदमी ₹1 कोई भी निजी कंपनी आपके ₹1 भी पॉकेट में नहीं देता। तो अगर कोई कहता है कि खैरात आपका है, ये क्या खैरात देंगे तो फ्री का है, ये सब टैक्स पेयर का है और हम सब टैक्स पेयर हैं और सब टैक्स पेयर के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार या पूंजीपति हमारे पैसों पर खैरात का मजा लेते हैं। इसका सीधा उदाहरण आपने अभी कोविड में देखा होगा कि सरकार ने मीट कोविड में 20 लाख करोड़ पूंजीपतियों के बीच में बाँट दिया और 16 लाख करोड़ जो है एनपीए जो कि हमारे बैंक के पैसे थे, उसको पूंजीपतियों में बाँट दिया, यानी 36 लाख करोड़। इतने धन अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार पर खर्च किया कर दिए होते सरकार ने, तो आज इस देश में ना गरीबी होती, ना बेरोज़गारी होती है, ना भुखमरी होती, क्योंकि वो पैसे कुछ लोगों को जो इम्पायर कर रहा है।
तो मेरा ये है कि 10% हिस्सा जो टैक्स का है, पूरे चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, ये स्वास्थ्य के ऊपर, 10% एजुकेशन के ऊपर और 10% फार्मर्स के एम्पावरमेंट के लिए। ये हमारा मॉडल है जिसको हम प्रपोज कर रहे हैं और इस पे ही काम कर रहे हैं लगातार डेढ़ दशकों से। जब उसी 10% यानी कि 50 लाख करोड़ का आपका बजट है, 5 लाख करोड़ से अगर आप जो भी आदमी अस्पताल में जा रहा है इलाज के लिए, आपने उसको इलाज दे दिया, तो वो जब अस्पताल से इलाज करके निकलेगा, चाहे 1 करोड़ लगे या 50,000 लगे, जो भी इलाज करके बाहर निकलेगा, तो उसकी जो अपनी सेविंग है वो जहाँ थी वहीं रहेगी। और 5 लाख जो उसके घर की सेविंग थी, अगली उसका अब जाएगा, बेटियों की शादी करेगी, बेटे का जहाँ को उसको कहीं नौकरी या जो भी व्यवसाय शुरू करवाना हो, अपनी आप की दवाइयाँ, सब वो उससे करेगा और अगला जनरेशन उसके 5 लाख से आगे बढ़ेगा, 0 से नहीं बढ़ेगा और उसका नेक्स्ट उसके आगे से बढ़ेगा। तो ये एक मॉडल है जिसमें कि आपको 5 करोड़ आदमी हर साल गरीबी के चपेट से बच जाएगा। ये एक मॉडल है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या होता है कि जब मनुष्य पैदा होता है, वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक लायबिलिटीज़ की तरह होते हैं। लायबिलिटी का मतलब है कि उसके पास कोई तकनीकी शिक्षा या वैसा ज्ञान नहीं है जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। और वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर हम उच्चतर शिक्षा जो कि वो कोई भी बच्चा चाहे किसी भी जाति धर्म का वो स्कूल में जाए, उसको सब कुछ जब तक वो पढ़ना चाहे यही 10% एडिशनल हिस्सा जो है एजुकेशन पे जब खर्च करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, टेक्नोलॉजी बिल्डअप और उसको प्राइमरी स्कूल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जो भी जितना भी पढ़ना चाहे, वो टैक्स पेयर का 10% पैसा उसके ऊपर खर्च करें एम्पावरिंग पे। जब ये आदमी आप हर और सबको एक समान अलग-अलग सिस्टम नहीं, सबके लिए एक समान वो शिक्षा व्यवस्था होगी ताकि हर आदमी वो जिस बैरियर के वजह से जन्म से ऊपर-नीचे हो रहा था, आर्थिक बैरियर, उसको आपने खत्म कर दिया और एजुकेशनल जो अपॉर्च्युनिटी है, उसको आपने समान कर दिया। तो चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई सवर्ण हो, हर आदमी, हर के बच्चे के, हर के समाज के, हर व्यक्ति को एक ही तरह के एजुकेशन सिस्टम और वो भी एक भी पैसा जो है एडिशनल कोई अपना पॉकेट से खर्च नहीं करना क्योंकि एजुकेशन एक दूसरा हिस्सा है जो को पढ़ाने में लोग जो आपके परिवार के जो गार्जियन होते हैं वो कमर टूट जाती है। आज अगर मैं आईआईटी में अगर आप पढ़ने जाएँगे तो आप देखेंगे 3 लाख रुपया आपको लगभग सालाना आपको देना पड़ेगा। तो कितने आदमी वो गरीब आदमी आईआईटी पढ़ पाएगा? तो इस तरह की जो डिस्पैरिटी तो मेरा कहना है वो चाहे आईआईटी पढ़े, आईएम पढ़े, चाहे जो भी पढ़े, वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी सरकार की है और सरकार उन पैसों का वहन करेंगे या उसके बाद भी पढ़ना चाहे तो वो भी ज़िम्मेदारी सरकार की है। तो इससे क्या होगा हर जाति धर्म में पढ़े-लिखे लोग पैदा होंगे। और जो जन्मजात श्रेष्ठता की जो जंग है, जो हमेशा ठप्पा लगता है, वो हमेशा लिए खत्म हो जाएगा क्योंकि आप जेनेटिकली देखेंगे तो जो कोई भी जाति धर्म हो, सब में सबसे इंटेलिजेंस की जो विविधता है, वो लगभग समान रूप से है। और जो क्लेम है कि जो इंटेलिजेंस है वो जाति धर्म के बंधनों से बंधा है, ये बिल्कुल फ्रॉड साबित हुआ है बहुत सारे रिसर्च में। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है सबको मिलेगा और ये जो जाति धर्म की श्रेष्ठता है, जन्मजात श्रेष्ठता है, ये सब अपने आप इस बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये पूरे देश की अवधारणा है जिस पर कि हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा अब आते हैं हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या समस्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वही समस्या है जो पूरे देश में समस्या है, लोकतंत्र की और पूंजीवादी शोषण का। 2 जो है निजीकरण और पूंजीवादी जो क्रोनी कैपिटलिस्टिक मॉडल है, वो यहाँ भी चल रहा है जिसको गुजरात मॉडल हम लोग कहते हैं। यहाँ पर एक गुजरात के ही कुलपति महोदय आए हैं और यहाँ पर पिछले 2.5 साल से लगभग वो कुलपति बने हुए हैं। और कुलपति जी क्या कर रहा है ये समझिए। आपने एक भी वो कानून से नहीं चलते हैं। जो जैसे जो मन होता है वो करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ जिससे विश्वविद्यालय चलती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 2.5 साल में उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनने ही नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भूमिका बीएचयू एक्ट में घोड़े के लगाम की तरह है। और अ अ, यहाँ पर हम घोड़ा का मतलब सिम्बोलाइज़ कर रहे हैं कुलपति जी को और लगाम का मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और यहाँ के जो घास जो होता है, घोड़ा की हमेशा टेंडेंसी होती है कि हरा-हरा घास चल ले, वो है 1000 करोड़ जो सरकार के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस बनाने के लिए दिया गया। तो घोड़ा ने घास देखा
और लगाम देखा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, तो सबसे पहले घोड़ा घास खा पाए इसलिए पहले लगाम को खा गया कि लगाम ना रहेगा और ना घास खाने के बीच में कोई हमारे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो सबसे पहले 2.5 साल तक उन्होंने जानबूझकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की गठन नहीं की। और उसके बाद जो इन्होंने किया वो और भी अद्भुत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां करना शुरू कर दी उन्होंने। नियुक्तियां करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो अपॉइंटिंग बॉडी है, लेकिन इन्होंने आज तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन ही नहीं किया। यानी कि ये सीधा-सीधा आपराधिक कृत्य है और गैर संवैधानिक नियुक्तियां कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने आईओई ग्रांट के अधीन ऐसे-ऐसी नियुक्तियां की जिसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कोई अहर्ता नहीं बताया, जिसको मन हुआ उसको बुलाया, बिना कोई इंटरव्यू के, स्क्रीनिंग के उनको अपने मन से जो मन हुआ वो सैलरी दिया। अपने खुद से ये सैलरी निर्धारित किया कि इसको कितना सैलरी देना है और ऐसे पदों पर क्या जैसा पद ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट में नहीं है। एजुकेशनल एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पता नहीं कौन-कौन से एक्सपर्ट बना रहे हैं। सब फ्रॉड जो कि कोई इसमें कोई एक्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप यूजीसी नॉर्म देखें या आईओई का भी नॉर्म देखें तो उसमें ऐसे किसी पद का कोई भी सृजन करने का कोई भी अधिकार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या किसी के भी पास नहीं है। यानी कि ये टोटल जो है गैर संवैधानिक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ हरियाली जो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पहचान थी। ये हेरिटेज पेड़ों को काट-काट के इसको बेच रहे हैं जो कि सालों पुराने 100 साल से ज़्यादा पुराने थे और इससे धन कमा रहे हैं। उसके बाद आप अस्पताल ये इनकी इरेगुलरिटी है, अस्पताल के एक चिकित्सा अधीक्षक हैं जो इनके बहुत ही बुजम आत्मीय फ्रेंड है और वो दोस्ताना ऐसा है कि वो एक अपराधी है ब्लड बैंक जब वो ब्लड बैंक के इंचार्ज थे तो उन्होंने 683 यूनिट आईआईटी के बीएचयू आईआईटी के बच्चों के द्वारा दान किए हुए रक्तदान, महादान कहते हैं इसको, लोगों की जान बचती है उससे 653 वो यूनिट को बाहर में जाकर बेचकर पैसा कमाया था। उसके विरुद्ध जाँच कमिटी जब बनी तो उसमें पाया गया कि ना सिर्फ ये ब्लड बैंक में के इस ब्लड जो दिए थे उसका कोई अता-पता चला बल्कि वो ब्लड बैंक के इंचार्ज बनने के लायक ही नहीं थे। मतलब इल्लीगल जैसे गुंडा कैप्चर नहीं करता ज़मीन को अगल-बगल, वैसे उन्होंने ब्लड बैंक विभाग को कैप्चर कर लिया था। उनसे बोला कि नियुक्ति पत्र दिखाइए तो कोई नियुक्ति पत्र नहीं था, जाँच समिति के सामने नहीं दिखा पाए वो। उसके बाद बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चला रहे थे और ब्लड बैंक में लाइसेंसिंग के लिए जो अप्लाई किया था उसमें ऐसे व्यक्ति का नाम था जिनसे उनके वो पैथोलॉजी के प्रोफेसर जिनको होना चाहिए उनका नाम दुरुपयोग किया था, उनको पता ही नहीं था कि उनका नाम का दुरुपयोग यानी 400 बीटी फ्रॉड किया था। इन सब के लिए उनको सज़ा देने के लिए कमिटी ने रिकमेंड किया था, लेकिन ये सज़ा नहीं पाए बल्कि सिर्फ पद से यानी कि वो ब्लड बैंक के इल्लीगल पोजीशन से हटा दिए थे। उस समय वो चिकित्सा अधीक्षक थे, वहाँ से भी हटा दिए गए थे और उस सिस्टम में वो बने रह गए जो कि उनको दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए थी, सस्पेंड उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई और टर्मिनेशन, वो नहीं हुआ उनका। तो फिर सिस्टम में वो अपने बल पर जो उनका काले कारनामे है, उसके बल पे वो इमरजेंसी का पहले इंचार्ज बनते हैं। वहाँ जाके एक दलित नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार देते हैं। फिर वो आगे जाते हैं तो फिर वहाँ जो बवाल मचता है तो उसके आगे फिर चले जाते हैं और उनको बड़ा पद दिया जाता है, कोविड आ गया है, कोविड का नोडल ऑफिसर बना दिया जाता है। फिर वो कोविड नोडल ऑफिसर होते हुए वहाँ कोविड के समय में तो अनअकाउंटेड मनी आ रहे थे कि रेमडेसिविर, ग्लव्स, सैनिटाइज़र ये सब में खूब धांधली जमकर की इन्होंने। लेकिन मरीज को नहीं देखा तो मरीजों की जान चली जाने लगी और उसकी वजह से क्या हुआ कि मरीज कूदने लगे। फिर मीडिया में बवाल हो गया, तो उनको लगा कि भाई साहब ये तो बड़ा ही जेम आदमी है, इसको तो और बड़ा पद दिया जाना चाहिए। ये तो बड़ा मतलब एकदम बहुत ही अच्छा प्रशासन कर रहा है। उनको इसके बाद फिर से मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। मतलब हर बार इनके अपराध में इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोन्नति पाया उन्होंने। ऊँचे से ऊँचे पद पाए। ये अद्भुत विश्वविद्यालय है। दुनिया में हम्म। आपने ऐसी पदोन्नति के कोई भी आधार कभी नहीं देखा होगा। ये सब हो रहा है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिसकी गरिमा पूरी दुनिया में स्थापित है। जहाँ के आइंस्टीन जैसे विद्वानों को दुनिया से पकड़-पकड़ के शुरुआती दौर में लाए गए थे। वहाँ यहाँ पर अपराधी जो है, जो सबसे बड़े अपराधी वो सबसे बड़े पद पर, जो उससे थोड़ा छोटे उसके छोटे पद पर। ये इस तरह से हुआ तो फिर वो लगातार इसके विरुद्ध में लिखता रहा, 3 साल भी अब हो गए हैं इनके।
यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है यहाँ पर जो 3 साल हो जाता है, जहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 साल के लिए बनता है। यहाँ पर वाइस चांसलर साहब 3 साल के लिए कार्यकाल में होते हैं, डीन साहब, मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी आप पद रहेंगे 3 साल से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये महोदय 3 साल 6 मई 2024 को पूरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी 18 दिन बाद भी आज बने हुए हैं। और इसके अलावा क्या कर रहे हैं ये और भी इनकी समझिए। इसमें और था कि जब ये वो उसके अलावा निजीकरण भी कर रहे हैं कि यहाँ के जो जाँच घर हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई है, सबका निजीकरण कर दिया है और दवाइयों का घर है, सब अपने जो दोस्त यारों हैं, सबको बाँट दिया है। विकास में क्या कर रहा है कि जो बीएचयू के विकास के लिए हम लोग की लड़ाई थी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की, जिसमें एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन यहाँ बनाया गया था। उसके फ्लोर के ऊपर जो है मार्बल्स पर टाइल्स और ये ग्रेनाइट लगाकर पैसे और किकबैक ले रहे हैं, कमा रहे हैं और आपसों में बाँट रहे हैं। और ये जो नया एक भवन बना जो हमने पहले आंदोलन पहला आमरण अनशन किया था 2014 में, तो उससे सुपर स्पेशलिटी विभाग को बेहतर करने के लिए उस भवन में निर्माण के बाद हृदय विभाग को 41 एडिशनल बेड दिए गए थे। पहले पुराने भवन में 48 बेड थे, एडिशनल 41 यानी टोटल 89 बेड दिए गए थे। और इन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं, आपको जो है सिर्फ 41 बेड दिए जाएँगे। एडिशनल नहीं होगा, ये 48 आप देंगे तब 40 बहुत दिन 2 साल तो यही ये बकवास करते रहे और कि अब आपको मानक इतना है, ये है, वो है, फलाने-ढिमाने। अब समझिए कि हर तीसरा व्यक्ति जो है आज हृदय की बीमारियों से जान गँवा रहे हैं। हृदय की बीमारियाँ नंबर 1 किलर है और कोविड वैक्सीनेशन के बाद तो लोगों की चलते-फिरते मौतें हो रही है। वैसे काल में ये 6 करोड़ आबादी पर ये कह रहे हैं कि 48 नहीं 41 बेड होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई भी गलत काम हो सकता है, ये कोई मानसिक पागल और अपराधी ही कर सकता है, कोई पढ़ा-लिखा हो सकता है। अगर हर तीसरा व्यक्ति हृदय के रोग से मर रहे हैं, तो हर अस्पताल का तीसरा बेड जो है हृदय रोगियों के लिए होना चाहिए और यही न्यायिक चीज़ है। तो ये सिंपल सी गणित है और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि पहले मैंने इसको पद से हटाया था और मैं विभागाध्यक्ष हूँ, तो इसलिए उसको बेड नहीं मिलना चाहिए। अगर मुझसे कोई असहमति है, तो मरीजों से तो नहीं है ना? मैं मरीज के बेड पे तो नहीं लेटता, मरीज अपना हमसे आप अपनी कोई भी चीज़ें आप रख सकते हैं, दुर्भावना रख सकते हैं, ये आप उसके लिए फ्री हैं और ओम शंकर स्वतंत्र जी, हैं। इसकी वजह से बस 1 मिनट 35,000 लोगों को इन इन बेड लॉक रहने से पिछले 2 ढाई सालों से बेड नहीं मिले। हज़ारों मरीज की जानें चली गई जिसको जानें बचाई जा सकती थी। इस सब मामले के लिए जब मामला बार-बार उठा तो पूर्व के जो डायरेक्टर महोदय थे उन्होंने कमिटी बनाई अगस्त 2023 में। उन्होंने रिपोर्ट दिया अक्टूबर 2023 में और रिपोर्ट ने कहा था कि अब कार्डियोलॉजी विभाग 2 जगह नहीं चल के 1 जगह चलेगा और पूरा का पूरा नया भवन का चौथा तल्ला और आधा 5वां तल्ला हृदय विभाग को आवंटित किया गया। 5 महीने बीत गए, फिर इन्होंने इसको लागू नहीं किया। बीच में मैंने कई पत्र लिखे, फिर मार्च में मैंने पहली बार इसके लिए आमरण अनशन की बात कही, तो अभी के वर्तमान डायरेक्टर और जो डीन साहब हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि आप जो इमीडिएट इफेक्ट यानी कल से ये जो रिज़ॉल्यूशन था कमिटी का, वो लागू किया जाएगा, यानी कि एंटायर 4th फ्लोर एंड आधा 5वां तल्ला पूरा चौथा तल्ला, आधा 5वां तल्ला नए भवन का हृदय विभाग को दिया जाएगा, हृदय विभाग एक जगह चलेगा। ये रिज़ॉल्यूशन फिर आदेश देते हैं, फिर इन्होंने अपने सुपीरियर यानी डायरेक्टर साहब के आदेश और डीन साहब के आदेशों का पालन नहीं किया, फिर 1 हफ्ते बीत गए, फिर मैंने लेटर लिखे, फिर 2 हफ्ते बीत गए, फिर कुछ नहीं किया, फिर मैंने लेटर लिखे, तो उसके बाद इन्होंने किया जो ढाई साल से बेड हमारे लॉक करके रखे थे, वो किसी अन्य विभाग को बाँट दिए। जबकि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार सिर्फ़ यहाँ पर निदेशक महोदय के पास है, वो इनके अधीन है ही नहीं और इन्होंने उस बेड को दूसरे विभाग को दे दिया। और उस जिस विभाग को दिया अंकुश सर्जरी का कैंसर का ऑलरेडी 2 बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल पहले से ही बनारस में मौजूद है, यानी कि महामना कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे ही बीएचयू की ज़मीन पर बगल में बना हुआ है। और एक और कैंसर इंस्टीट्यूट लहरतारा कैंसर इंस्टीट्यूट पहले से ही बना हुआ है और जो ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमारी ज़मीन पे बना हुआ है। एडिशनली बेड आपने फिर दे दिया, बट कैंसर इज़ नॉट 1 नंबर किलर नहीं है, तीसरे नंबर की बीमारी है। आप हर तरह अपने सुपीरियर के आदेश को नहीं माना, आदेश के विरुद्ध जाकर आदेश दिया। तो सारी की सारी घटनाएँ आपराधिक हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए मेरा कन्क्लूज़न है, एक लाइन में माँग है कि पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों को स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है, इसको अपना एजेंडा बनाना चाहिए जब भी कोई चुनाव लड़ें। इसी से इस देश में सामाजिक विकास होगा, सब समाज की सर्व समाज को मजबूती होगा, जाति धर्म के जो भेदभाव और ऊँच-नीच की असमानता है ये खत्म होगी, सभी समाज एक साथ
सुदृढ़ रूप से मजबूत करेंगे और ये देश के विकास में एक मजबूत नींव बनेगी। दूसरा जो कंक्लूजन है कि बीएचयू को कानून से चलाएं, गुंडागर्दी से नहीं। कुलपति महोदय पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कानून की अवहेलना के लिए चिकित्सा अधीक्षक को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और उनके 3 साल पूरे हो जाने की वजह से भी, हर वजह से कोई ऐसी वजह नहीं कि जिससे ये चिकित्सा अधीक्षक चिकित्सा अधीक्षक के पद पर चलते रहे। और तीसरी मांग है कि हृदय रोगियों को जो आपने बेड दिए हैं, जो कि डायरेक्टर साहब का आदेश है, फॉलो द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर साहब डेटेड 8/3/2024। ओम शंकर साहब, बहुत गंभीरता से हमने सुना और कोई व्यवस्था असमानता दूर करना चाहे तब ना, ये सवाल है। आपको जो आप आमरण अनशन पे बैठे हैं, कई लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा सकते हैं और जितने मुद्दे आपने गिनवाए हैं वो बीएचयू का भी मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा भी है, चुनावी मुद्दा है। अभी चुनाव का समय है। अभी नहीं लगता है कि आपको इन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच जाके मैसिव कैंपेन चलाना चाहिए था? आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। अभी राहुल जी भी वहाँ जाएँगे, मोदी जी भी जाएँगे। तो ये उसको और सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत थी। इलेक्शन में तो चुनावी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं सारे। गरीबी तो एक व्यक्ति है खत्म करने से दूर होगी, नहीं तो संसद में। और वैसे भी मेरे पास वो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, जिसमें कि या बाकी जो इंडिया अलायंस है मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है। जितने मुद्दे आप उठा रहे हैं वो अमूमन उसमें सारे मुद्दे हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वैसा उस मोर रूप और में लेस। नहीं है और बहुत उसमें है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है उसमें। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, वो तो नहीं भी है तो भी हो जाती है। तो इसको इस समय चुनाव के समय आपके जैसे तेज तर्रार एक्टिविस्ट को तो मैदान में भाषण देना होना चाहिए इन मुद्दों को लेकर। जैसा आप देख रहे हैं, क्या है कि वो भाषण देने से, मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ आपकी तरह। मैं भी एक समाज को बदलने की कोशिश करता हूँ और लगातार जी, इसी बिंदु पर काम कर रहा हूँ। अब जहाँ क्या है कि जनता इसी समय सुनती है। हर समय जनता अब बाकी 5 सालों में वो जो है अपने पेट की आग बुझाने में ही 5 किलो अनाज के पीछे वो लगी रहती है। उसके बगैर आप उनको उनको कोई महत्व भी नहीं है। और नेता भी जो है, चूँकि ये 5 साल में केंद्र में ही एक्चुअली क्या है कि वहाँ पॉलिसी बनाई जाती है। अगर केंद्रीय पॉलिसी सही तरीके से बनाई जाती है, तो जाकर इस देश पे वो पॉलिसी लागू होगी और देश के पूरी जो आम जनता है, उस सबके साथ न्याय होगा। मेरा जो अभी आप कह रहे हैं कि सब कई सारे चैनल्स जो है, मैं कितनी जगह जाकर भाषण कर सकता हूँ, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। मैं तो अपनी सैलरी से काम करता हूँ, उसमें से कई सैलरी जो है सामाजिक हम लोग उत्थान सब और वैसे ही सामाजिक। करते हैं। जी, हाँ, वही कर हम रहे हैं कि हम उसमें लगा देते हैं, तो हमारे पास तो उतने धन नहीं है। हमारे पास जो भी चीज़ है, क्योंकि ये मुद्दा लगातार मैं 15 सालों से लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। ये बीएचयू वाले मुद्दे पर भी 2.5 सालों से काम कर रहा हूँ पॉलिटिकल और क्लास नेता से और आपके सुनते विश्वविद्यालय ही प्रशासन चुनाव से के कोई समय ही हैं। रिस्पॉन्स है? ओम शंकर जी। जी, पॉलिटिकल क्लास से और विश्वविद्यालय से कोई रिस्पॉन्स आया है? पॉलिटिकल क्लास में अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी को यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो शायद हो सकता है कि वो इस मुद्दे को सकारात्मक ढंग से देखें, क्योंकि पूर्वांचल में भी कई जगह चुनाव है और इस समय ये मुद्दा जो है आप लोग की और ऐसे कई मित्र हैं जो लगातार इस मुद्दे को ज़मीन पर ले जा रहे हैं, गाँव-गाँव तक ले जा रहे हैं, तो उसका असर अगर मोदी जी को लगेगा कि सच में हो रहा है, क्योंकि हज़ारों लोग मुझसे मिलने आते हैं रोज़ और वो अपने हर आदमी ओम शंकर बन के गाँव-गाँव में जाके घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर मोदी जी को लगता है कि वास्तव में ये कोई नुकसान पहुँचा सकता है और इसमें कोई वास्तव में सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा जिससे नुकसान होगा, तो ज़रूर उनको ठीक है। सकारात्मक ढंग से लेंगे और इनको पहल करेंगे और पहल करें या वेलकम स्टेज है और कोई भी प्रधानमंत्री बने, चाहे ये बने या वो बने, हमारे लिए सत्ता परिवर्तन उद्देश्य नहीं है, हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन उद्देश्य है। अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों को नहीं लागू करते हैं, जाति, धर्म और ये संप्रदाय के रूप में लिंग के भेद को अगर आप प्रमोट करते रहते हैं, तो ये देश कभी एक साथ नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ जी, पाएगा। नफ़रत से देश मजबूत नहीं होगा, प्रेम और भाईचारा से ही मजबूत होगा। बेसिक्स जो विकास का जो है वो ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो चुकी है, उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार और स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो ह्यूमन कैपिटल जनरेट करता है, युवाओं को मजबूत करता है, उसी से हमारा देश मजबूत होगा और इसी दोनों ये विकास के 2 पैर हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार गरीबी दूर करेंगे, लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाएँगे और उससे जनित होगा विकास। अगर ये जी, विकास का मॉडल नहीं होगा तो आपका आपके विकास साथ फॉल्टी होगा और जी, कुछ लोग तो सीमित रहेगा।
आपके साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट अमित चमड़िया साहब भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। जी, जी, जी। हैं तो जरा हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी, जी। चमरिया साहब से बात करें। हाँ, अमित भाई कब से हैं आप वहाँ पे? मैं आज आया हूँ, स्पेशली सासाराम से डॉक्टर ओम शंकर के समर्थन में आया हूँ। मुझे बनारस आज कोई काम नहीं था और मेरी अपील है कि हर कोई आस-पास पूर्वांचल के एरिया में जो हो वो बनारस पहुँचे, इनके समर्थन में, क्योंकि ये लड़ाई केवल इनकी लड़ाई नहीं है। मुख्य बात ये जो राइट टू हेल्थ की बात ये कर रहे हैं, दरअसल ये राइट टू हेल्थ ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में 2 अंतर है। जो बड़े लोग होते हैं, क्योंकि भारत में जाति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लास है। जो नीचे जो सामान्य तौर पर ये देखा गया है, जो ऊपर के लोग हैं, ऊपरी जाति ऊपर में जो कास्ट हायरार्की में जो ऊपर हैं, वो वर्ग में भी ऊपर हैं। तो वो शिक्षा के लिए तो सरकारी संस्थान में जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो सरकारी संस्थानों में नहीं जाते हैं, कम जाते हैं। जब वो बहुत स्थिति गंभीर होती है, तो वो फिर एम्स में जाते हैं, क्योंकि वहां नहीं संभल पाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों में तब। ज्यादातर ये बीएचयू जो है, ये पूरे पूर्वांचल का हार्ट है। ये कई स्टेट को कवर करता है और कई जिले को कवर करता है। खासकर बिहार के लोग तो यहाँ फौरन पहले यहीं आते हैं और उनको विश्वास होता है कि बीएचयू में अगर हम एडमिट हो गए तो मेरा इलाज हो जाएगा, हम अब बच जाएंगे। मरीज में ये बात है, उसके दिमाग में ये माइंडसेट बना हुआ है कि अगर बीएचयू में एडमिशन मिल गया तो आप अब बच जाएंगे, आपको कुछ होगा नहीं, डॉक्टर यहाँ बचा लेंगे, ये काबिल डॉक्टर यहाँ हैं। अब ओम शंकर जैसे लोग धरने पर बैठ जाएंगे तो ये स्वास्थ्य का क्या होगा, ये सरकार को सोचना होगा कि ये लड़ाई इनको क्यों लड़नी पड़ रही है। ये लड़ाई तो हम लोगों को लड़नी चाहिए, तमाम लोगों को लड़नी चाहिए। थोड़ा अपने बाएं तरफ हो जाए, कट रहे हैं। हाँ, तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इसको सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए। ये राइट टू हेल्थ, मैं पिछले 2023 में मैं बीएचयू में काफी दिन तक रहा। मेरी चाची यहाँ बीमार थी न्यूरो वार्ड में, तो मैं देखता था कि एक डिपार्टमेंट का जो यूनिट है वहां ताले लगे हैं। तो मुझे आश्चर्य होता था कि भाई ताला क्यों लगा है, जबकि मरीज बाहर घूम रहे हैं और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो इसमें ताला क्यों लगा है। तो पता चला बाद में जब इनसे बात हुई कि इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और वो ताला खुलवाने की बात हो रही है। ये ताला खुलवाने की बात इस तरह से समझें कि आपके घर में अनाज है, भंडार है और लोग मर रहे हैं भूख से। ये वही बात है कि अनाज का भंडार है और भूखमरी से लोग मर रहे हैं। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप वो खोल नहीं रहे हैं, मरीज वहां आए नहीं और मरीज मर रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और अभी 1 तारीख को आखिरी चरण चुनाव है और उम्मीद करता हूं कि ये मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बने। वहां राहुल गांधी भी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन मेरी ये इच्छा है, शुभकामना है कि सफल हो, लेकिन इनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आमरण अनशन पे हैं, इसलिए इनसे मैं कह रहा हूँ बार-बार कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए वो इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ये कई लोगों के लिए जरूरी है, जो यहाँ पूर्वांचल के लोग यहाँ आते हैं खासकर हृदय विभाग में, तो सबसे पहले ओम शंकर को ही खोजते हैं कि वो कहाँ है। चलिए अमित भाई, शुक्रिया आप सभी का। और ये प्रधानमंत्री के क्योटो शहर में स्वास्थ्य का क्या है हाल, देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद।